हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ और एक अच्छी कह सकता हूँ कि एक अच्छी ड्रामा या एक अच्छी नाटक जिसको मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, और वो नाटक जो हमारे भारतीय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में सबसे अच्छा नाटक माना जाता है, ठीक है, वही नाटक आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और हम जो हमारी क्लासें चल रही है, जो हमारी सेमेस्टर 4 के लिए जो कंटिन्यू क्लासें चल रही थी, और हमने एक एक करके हमारी जो 5 यूनिट हैं उसके ऊपर बात की। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, जो यूनिट्स थी, और जिस यूनिट्स के अंदर जो ड्रामा थे, उन सबको मैं आपके बीच में एक एक करके लेकर आया। उनके अलग अलग पार्ट्स बनाए हमने ताकि आपके लिए आसानी हो। जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने उस लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने नॉवेल के बारे में या ड्रामा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसके साथ ही उसके कैरेक्टर देखे, और आखिरी जो हमारा पार्ट होता था उसमें हमने उस नॉवेल का या उस ड्रामा का सारांश देखने की कोशिश की। अभी हम एक बार फिर से वही हमारी जो क्लासें थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसी में हमारा कह सकते हैं कि अभी ये जो कोर्स है वो आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है। और हमारी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसी का एक ड्रामा है हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, वो मैं आपके सामने आज शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं जो इंट्रोडक्शन दे दूं, जो क्लासेस चल रही है आपकी, ये बीए पार्ट 2 के लिए चल रही है, जिसमें सेमेस्टर 4 है। अब सेमेस्टर 4 क्यों है आप सबको पता है, क्योंकि अभी आपके ईयरली प्रोग्राम ना होके अभी कौन सा प्रोग्राम है, सेमेस्टर प्रोग्राम है। उसी की ये क्लास है, यहाँ पर कंटिन्यू है, जिसको हम यहाँ पर एक एक करके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 तक लेकर आए हैं। और उसके बाद हम आगे जैसे सेमेस्टर 5 और 6 की भी बात यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है वो जेएनयू, जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, वहाँ की जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे सिलेबस की, इंग्लिश लिटरेचर की, उसको हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसी की यूनिट नंबर 5, कौन सी यूनिट है, अभी हमारी आखिरी यूनिट है, हमारी 5वीं यूनिट, जो कौन सी नॉवेल है, याति। कौन सी है, याति, ठीक है। किसने लिखी है, ग्रीस कर्नाड ने। किसने लिखी है, ग्रीस कर्नाड ने। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं ग्रीस कर्नाड का, हमारे जो भारतीय इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर हुए हैं, इन्हीं की हम क्या करेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कहाँ से आए थे, कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उन सब को हम क्या करेंगे इस हमारी इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर आज देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें हम देखते हैं ग्रीस कर्नाड के बारे में। ग्रीस कर्नाड वॉज ए प्रोमिनेंट इंडियन प्लेराइट। ये एक काफी कहते हैं कि व्यवस्थित एक भारतीय लेखक थे, साथ में एक अभिनेता थे, एक्टर थे, और एक फिल्म डायरेक्टर थे। एक क्या थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे। ये मतलब हम कह सकते हैं कि इनके जो रोल थे वो अलग अलग काफी थे, है ना। तो इन्होंने अपने अपने जीवन में काफी अलग अलग रोल को यहाँ पर इन्होंने यूज किया था। फिर हम देखते हैं, ही इज वाइडली रिगार्डेड as a one of the most significant figure in the Indian theatre। इनको हमारे भारतीय थिएटर की दुनिया में सबसे बड़े फिगर के तौर पर इनको जाना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट इंग्लिश प्लेराइट है, ठीक है। उसके बाद में ये एक्टर भी थे और एक फिल्म डायरेक्टर भी इनको माना जाता है, ठीक है। कर्नाड वर्क ऑफ्टन एक्सप्लोर्ड थीम रिलेटेड टू इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज। ये माना जाता है क्योंकि ये फेमस क्यों थे, इनको ज्यादा एक्सप्लोर क्यों किया गया, क्योंकि इनके जो इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर, इंडियन जो ग्रंथ थे उनके ऊपर, इंडियन इतिहास के ऊपर, इंडियन भारतीय मतलब जो इतिहास था उसके ऊपर
और भारतीय जो सामाजिक मुद्दे थे उनके ऊपर इनकी काफी सारे जो बुक्स थी वो आई, लोगों को काफी पसंद आई, लोगों ने काफी उनको सराहना की और उसी के नजर इनको क्या हुआ, इनको काफी फेमस कह सकते हैं कि इनको प्रसिद्धि जो मिलती है वो वहीं से मिलती है। फिर हम देखते हैं कि ही रोट इन कन्नड़ा। अब ये क्या है, कन्नड़ भाषा के लेखक थे। ये कौन सी भाषा के लेखक थे, कन्नड़ भाषा के। तो ही रोट इन कन्नड़ बट मेनी ऑफ हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड, क्योंकि बहुत सारे इसके प्ले जो है वो ट्रांसलेट होते थे वेरियस लैंग्वेज में, बहुत सारी अलग अलग जो लैंग्वेज थी उसमें ट्रांसलेट होते थे। वर्तमान में हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी साउथ मूवीज है अलग अलग, जैसे तमिल है, तेलुगु है, तो मलयालम है, कन्नड़ है, उनकी भाषा की जो मूवीज है वो अब हमारे भारतीय जो हिंदी भाषा है उसके अंदर डब होती है। और काफी सारी जो साउथ इंडस्ट्री की जो ये मूवियां हैं नॉर्थ इंडस्ट्री के अंदर काफी फेमस है, क्योंकि नॉर्थ के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो मूवीज क्या है, ट्रांसलेटेड है। तो उसी तरह से उस समय जो कन्नड़ है उनकी जो काफी सारी जो पोएम्स थी या जो वर्क थे, इनके प्लेस थे, वो ट्रांसलेट हुए अलग अलग जो भाषाओं के अंदर और लोगों को काफी पसंद आया था। सम ऑफ हिज मोस्ट वेल नोन प्लेस इंक्लूड याति, सबसे इनका कुछ फेमस जो वर्क है, एक तो हमारा ये याति जो ड्रामा है ये था, उसके बाद था तुगलक, ठीक है, और फिर है हायंदा, और फिर है नागा मंडल। फिर कौन सा है, नागा मंडल। ये कुछ ऐसी किताबें थी या ऐसे वर्क थे जो कि लोगों को काफी पसंद आए थे इनके। कन्नड़ ऑल्सो वर्क इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, इन्होंने भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इन्होंने काम किया था, बोथ एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर, कंट्रीब्यूटिंग टू कन्नड़ा सिनेमा। और उसके साथ ही इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कन्नड़ सिनेमा जो था, कन्नड़ मूवीज जहां पे बनती थी उस सिनेमा में भी इनका योगदान है। एंड इंडियन सिनेमा एट ए लार्ज, काफी भारी मात्रा में या काफी बड़ी संख्या में इनकी बहुत सारे ऐसे जो वर्क थे या ऐसी जो स्टोरियां थी जिसके ऊपर मूवीज बनी, दोनों ही भाषाओं के अंदर, कन्नड़ भाषा में या भारतीय जो सिनेमा था इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इनको और भी लोग इसी वजह से भी जानते हैं। ही वॉज अवार्डेड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड, इनको काफी प्रसिद्ध जो हमारे भारत के जो अवार्ड्स हैं उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है, इंक्लूडिंग द ज्ञानपीठ अवार्ड। एक तो कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है। फिर है पद्मश्री, आपको पता है काफी फेमस है। फिर है पद्म भूषण, एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड आर्ट्स। और क्यों मिला ये तीनों अवार्ड, ज्ञानपीठ, पद्मश्री और पद्म भूषण, क्योंकि इनके जो लिटरेचर हैं और जो आर्ट्स हैं, सांस्कृतिक और जो हमारे जो साहित्यिक के अंदर इन्होंने अपने जीवन में काफी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया। इस वजह से इनको ये जो प्रसिद्ध जो पुरस्कार है हमारे भारत के, इससे इनको नवाजा जाता है। फिर देखते हैं कि हिज वर्क रिमेन्स हाईली इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन लिटरेचर एंड थिएटर। इनके जो काफी जो फेमस वर्क है जो कि हमारे भारतीय साहित्य और सिनेमा के अंदर काम आते हैं और कह सकते हैं कि काफी लोगों को प्रभावित भी करते हैं। फिर चलते हैं आगे, इनका जो अदर इंट्रोडक्शन है जिसमें देखते हैं गिरीश कर्नाड वॉज ए रिनाउंड इंडियन प्लेराइट। ये काफी एक मंचे हुए या एक काफी व्यवस्थित तौर तरीके वाले एक लेखक थे, एक एक्टर थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे और एक कवि थे। नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एंड सिनेमा। और इनके जीवन में इन्होंने जो भारतीय साहित्य और भारतीय जो सिनेमा के अंदर इनका जो योगदान था वो कभी भी लोग भूल नहीं सकते। सम ऑफ हिज मेजर अचीवमेंट्स इंक्लूडेड, कुछ हम इनके जो मेजर अचीवमेंट थे वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि हमेशा कोई लेखक या कोई राइटर वो क्यों जाना जाता है, वो उसके कामों से जाना जाता है, ना कि वो उसके नाम या उससे जाना जाता है। वो उसके कुछ फेमस जो वर्क हैं उससे जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ही चीजें
जो एक राइटर को दूसरे राइटर से अलग बनाता है। वो कलाएं हर एक राइटर के लिए क्या होता है, एक कह सकते हैं कि एक मेहनत होती है उसके पीछे, क्योंकि वो लोग काफी दूसरे राइटर से अलग होने के लिए वो काफी अपने ऊपर, अपनी शैली के ऊपर, अपनी लेखन की जो मटेरियल है उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। क्योंकि अगर वो उस पर काम नहीं करें तो उनको काफी सारी दिक्कतें आती हैं और उनकी जो बुक्स हैं वो लोगों के बीच में इतनी फेमस नहीं हो पाती जैसे कि कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स की होती है। क्योंकि हम देखते हैं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में काफी सारे ऐसे जो राइटर्स थे जो समकालीन थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर, और वो जो जमाना था वो विलियम शेक्सपियर का था। लेकिन उसके जरूरी नहीं है कि विलियम शेक्सपियर को ही याद किया जाता है, उसके साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ को भी याद किया जाता है, जो इसके साथ के जो एडिसन है उनको भी याद किया जाता है, सोमर और भी बहुत सारे जो राइटर थे उनको भी याद किया जाता है अपने अपने काम के लिए। ठीक है, तो इनके जो फेमस जो प्ले राइट है उसके लिए इनको क्या मिलता है, देखो, कनाड प्ले वर हाईली रिगार्डेड फॉर देयर सोशल, उनके जो जितने भी प्ले थे जिसमें सबसे ज्यादा समाज के लिए, राजनीति के लिए और जो कल्चरल सांस्कृतिक के लिए इनको काफी ज्यादा हाईली, मतलब कह सकते हैं कि इनको सम्मान मिलता है एंड कमेंट्री, और इसीलिए इनको क्या है, उनके ऊपर जो इनके विचार थे वो काफी लोगों को पसंद भी आते हैं। His work often explored theme of a mythology, history and human psychology. इनके जो ये वर्क थे ये ज्यादातर इनकी जो थीम थी वो मिथोलॉजी के ऊपर थी, फिर इतिहास के ऊपर थी, और ह्यूमन साइकोलॉजी जो मानव जो मनोविज्ञान होता है उसके ऊपर ज्यादा इनकी जो थीम्स थी और इनके जो काम थे उसके ऊपर डिपेंडेड थे। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्ले इंक्लूडेड, कुछ इनके महत्वपूर्ण प्ले हैं जिसमें हमें इनको कह सकते हैं कि काफी फेमस बनाया था, वो था यायती, जो कि कब लिखा गया था, 1961 के अंदर। कब लिखा गया था, 1961 के अंदर। फिर है तुगलक, जो कि कब लिखा गया था, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। और फिर है, हम देख सकते हैं कि इनके और भी 2-4 प्ले थे जो कि इनको काफी फेमस बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये 2 थे, एक बार देख लेना कि यायती कब होता है, 1961 के अंदर होता है, और तुगलक होता है 1964 के अंदर। फिर इनकी जो दूसरी उपलब्धि है वो है फिल्म एक्टिंग में। फिल्म एक्टिंग के अंदर जो कनाड है वो देखो कि कनाड मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा विथ हिज रोल इन ए फिल्म। अपनी फिल्मों के अंदर एक एक्टिंग के तौर पर ये क्या काम करते हैं, स्वच्छ अजय स्वामी जो कि एक मूवी है 1977 में आती है, द बोटमैन जो कि 1993 के अंदर आती है, एंड कथा जो कि 1983 के अंदर आती है। ये कुछ 3 मूवी थी जिसमें इनको काफी फेमस बनाया जाता है, द स्वामी, द बोटमैन एंड द कथा। ठीक है, फिर चलते हैं इनकी तीसरी उपलब्धि जो कि है फिल्म डायरेक्टर के तौर पर, जो कि कौन सी है, फिल्म डायरेक्टर के तौर पर, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इनको फिल्म डायरेक्टर के तौर पर इनको काफी फेमस बनाया जाता है। उसमें हम देखेंगे कि एज ए डायरेक्टर हिज वर्क इंक्लूड्स वंशवृक्ष, इनकी जो एक फेमस जो कह सकते हैं कि मूवी थी वंशवृक्ष, जिसमें इन्होंने क्या की थी, डायरेक्ट की थी वो मूवी। इनकी जो स्टोरीज थी उसके ऊपर बनी है ये मूवी, जो कि कब आती है, 1971 में आती है। ये लैंडमार्क फिल्म इन ए कनाडा सिनेमा, और ये जो मूवी थी एक प्रकार के एक लैंडमार्क हो गया था कनाडा सिनेमा के अंदर, क्योंकि इस मूवी के बाद ही कन्नड़ सिनेमा थोड़ा कह सकते हैं कि भारत के अंदर उसकी ग्रोथ हुई थी। और फिर है कविराज मार्ग, कविराज मार्ग जो कि उसके बाद में आती है ये मूवी, इसमें भी यही डायरेक्ट करते हैं, जो कि आती है कब, 1987 के अंदर। वो कब आती है, वंशवृक्ष कब आती है, 1971 के अंदर आती है, और ये आती है 1987 के अंदर। फिर चलते हैं इनकी तीसरी उपलब्धि और जो इनके कुछ अवार्ड्स हैं वो देखेंगे हम। ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिलता है इनको, 1998 के अंदर मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिलता है इनको, 1998 के अंदर मिलता है। इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी हॉनर, ये भारतीय साहित्य के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि इनको मिला है।
awarded for his contribution to Indian literature। ये इन्होंने भारतीय जो साहित्य है उसको अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार 1998 के अंदर मिलता है। फिर है साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। वो कब दिया था? 1972 में दिया था फॉर हिज प्ले याति, जो कि हम पढ़ेंगे। हमारा जो ये प्ले है याति, इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिलता है? साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि कब है? 1972 में। फिर है पद्मश्री, जो कि 1974 में मिलता है, एंड पद्म भूषण, जो कि 1992 में मिलता है। ये तीसरा और ये जो चौथा अवार्ड था इनका, जो पद्मश्री जो कि 1974 में मिलता है और पद्म भूषण जो कि 1992 में मिलता है, इंडियाज 4th एंड 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज आर्ट्स, जो कि उसकी कला के लिए इनको भारत के तीसरे और चौथे हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड से इनको नवाजा जाता है। इनको गिरीश कर्नाड को अपने कला के लिए। फिर चलते हैं हम आगे। इनका जो पांचवा जो वर्क था वो था लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या था? हिज लिटरेरी वर्क इज कन्नड़ा। अब उसका जो लिटरेरी वर्क था, साहित्यिक जो काम था, वो कौन सी भाषा में था? कन्नड़ भाषा में था। एंड ट्रांसलेट टू हिज प्ले इनटू इंग्लिश, और वो उनके वही प्ले को किस में कन्वर्ट करते थे? इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करते थे। एंड अदर इंडियन लैंग्वेज, और भी बहुत सारी जो अदर भारतीय भाषा थी उसमें भी इनके बहुत सारे जो कन्नड़ प्लेस थे उनको कन्वर्ट किया गया। वर हाईली इन्फ्लुएंस एंड ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन रीजनल एंड नेशनल थिएटर, जिसने इनके जो भारतीय जो थिएटर था और जो राष्ट्रीय थिएटर था और जो रीजनल थिएटर था उसके बीच के जो गैप है उसको बढ़ने का काम किसने किया? गिरीश कर्नाड के इसी कैनेडियन कन्नड़ भाषा के जो लिटरेरी का साहित्यिक जो काम थे, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था दूसरी अलग अलग भाषाओं के अंदर, उन्होंने ही नेशनल थिएटर और रीजनल थिएटर के बीच की जो दूरी थी इसको बढ़ने का काम अच्छे से किया। फिर इनका जो 6th जो पॉइंट है वो क्या है? एडवोकेसी फॉर आर्ट्स, आर्ट्स के कला के लिए वकालत। कर्नाड वॉज ए वोकल एडवोकेट फॉर ए प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये एक प्रकार के हमारे भारतीय भाषाओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक वकील के तौर पर ये काम करते हैं। क्यों करते हैं? एंड सपोर्टेड द प्रमोशंस ऑफ ए रिलीजन रीजनल थिएटर, और ये उन रीजनल थिएटर को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं उस रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि हम आज देखते हैं कि हर क्षेत्रीय भाषाओं को हम क्या कर रहे हैं? मान्यता दिलाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। जैसे कि हमारे राजस्थानी को हम क्या कर रहे हैं? भारतीय भाषाओं के अंदर मान्यता देने के लिए काफी लंबे समय से क्या है? आवाज उठ रही है। तो उसी तरह से जो गिरीश कर्नाड है अपनी भाषाओं के द्वारा अपने कह सकते हैं कि अपनी कन्नड़ भाषा थी, उस कन्नड़ भाषा को लोगों के बीच में लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने प्लेस को क्या किया? ट्रांसलेट किया। तो ये माना जाता है कि एक वकालत की थी, किसके लिए? एक रीजनल लैंग्वेज के लिए। एंड हिज वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर राइटर्स, और यही इनके काम आगे आने वाले जो राइटर्स थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, उन्हें आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन बने ये, एंड द थिंकर्स अक्रॉस द इंडिया एंड द अब्रॉड, पूरे विश्व में और भारत के अंदर जो आने वाले जो हमारे फ्यूचर के जो राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों के लिए इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक आदर्श रूप में एक एग्जाम्पल साबित हुए, और उन्होंने उनको आने वाले लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये सारी चीजें इन्होंने अपने जीवन में की। आई होप कि ये जो आपके सामने जो मैं क्लास लेकर आया ये एक इंट्रोडक्शन था गिरीश कर्नाड का। अब हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे हमारी जो याति है इसका इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टर, और फिर हमारा जो तीसरा पार्ट आएगा उसके अंदर हम याति को क्या करेंगे? समराइज करके इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ आपका जो सिलेबस होगा सेमेस्टर 4 का वो पूरी तरह से मेरी ओर से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।